उसको सब समझने के बाद रेहान ने उसे खाने को कुछ दिया और फिर वो भी अपने कामों में जुट गया। रेहान ने पहले रमेश की मदद की, फिर वो शाम को उसके साथ इस बार कोई अलग जगह पर गया जहां आसपास कोई नहीं था। उस हादसे के बाद उस पहाड़ अब आगे के आसपास बहु हलचल मच गई है। कई सारे लोग उस जगह पर तलाश कर रहे हैं जी ये धमाका क्यों हुआ। स्पेशल पुलिस जो दूसरे ग्रहों से जुड़े हुए लोगों के मामले संभालती है, एक तरह से वो लीग आर्मी ही है। वहां आसपास किसी को भी आने से मना कर दिया था, इसलिए रेहान ओज को लेकर एक खाली मैदान में आया था जहां आसपास कोई नहीं था। रेहान और ओज वहां पर ट्रेनिंग करने लगे, पर रेहान को ओज की मार्शल आर्ट्स में बहुत अजीब लगी। जब उसने पूछा तो ये कौन सी आर्ट्स है, तो ओज ने कहा कि ये हमारी डिवाइन वेली की तकनीकें हैं, पर इन्हें सिर्फ डिवाइन वेली वाला कोई व्यक्ति ही सीख सकता है। ये सुन रेहान ने आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो समझता था कि ब्लड से जुड़े हुए कुछ राज होते हैं। जैसे इस दुनिया की सबसे बड़े 10 परिवार ही ले लो, उन सब में भी ऐसे ही तकनीकें हैं। वो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिन्हें सिर्फ उस खून वाले लोग ही सीख सकते हैं। कोई बाहर वाला उसे सीख सकता है, पर वो उनकी पावर का इस्तेमाल पूरी तरह नहीं कर सकता। वो उस तकनीक का सिर्फ 5% कर ताकत का इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि ये तकनीकें सिर्फ खून से जुड़े हुए हैं। खून जितना शुद्ध, ताकत उतनी ज्यादा। इसी तरह परिवार भी बात गए हैं। राजवंश परिवार में भी राजेंद्र जी का खून सबसे शुद्ध है, इसलिए वो अभी हेड है। वही आदित्य और बाकी सभी का खून की शुद्धता भी उच्च स्तर से थोड़ी कम है, पर वही विशाखा की खून की शुद्धता सबसे ज्यादा है, राजेंद्र जी से भी ज्यादा, इसलिए वो राजवंश परिवार की नई पीढ़ी की सबसे ताकतवर है। पर रेहान के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। रेहान के खून की शुद्धता निम्न स्तर की है, ये भी एक कारण था। घर में कोई और उसे पसंद नहीं करता था। रेहान अभी अपने विचारों में खोया हाव ही था कि तभी उसे ओस की आवाज सुनाई दी, रेहान भाई आप कहाँ खो गए। तब जाकर रेहान होश में आया और ओस को देखकर बोला चलो प्रैक्टिसें करते हैं। ये सुन जय ने भी कुछ नहीं कहा, दोनों प्रैक्टिसें करने लगे। फिर ऐसे ही अब 2 महीने बीत गए। इन 2 महीनों के दौरान ओस अब रेहान के साथ बहुत अच्छी तरह से सहज हो गई थी। पहले वो जो कुछ भी कहने में हिचकिचाती थी वो भी खत्म हो गई थी। दोनों सगे भाई बहनों की तरह रहे थे। रेहान भी ओस का अपनी सगी बहन की तरह ख्याल रखता था। दोनों रोज रात को उस खाली मैदान में प्रशिक्षण लेने जाते। इन 2 महीनों के दौरान जब रेहान ने ओज से उन लोगों के बारे में और वो कहाँ से आए हैं उसके बारे में पूछा, तो ओज ने कहा कि उसकी वो यादें सिल कर दी है। उसकी माँ ने उसे बस इतना याद है कि कुछ बहुत ताकतवर लोग थे जो उनसे किसी चीज को हासिल करना चाहते थे, और हमारा परिवार भी बहुत ताकतवर था, पर कुछ लोगों ने साथ में मिलकर हम किया था। उसमें से ओज को बस एक नाम पता था, वो था स्काई सुप्रीम। और ओस को बस वो उनकी विरासत की तकनीकें पता थी, और कुछ ओस को पता नहीं था। उसकी मां ने जाने से पहले रेहान की के कुछ खून का इस्तेमाल करके ओस का भी खून लाल कर दिया था। अब ये खून 3 सालों के लिए लाल ही रहेगा। 3 साल बाद ओस को फिर से वो प्रक्रिया करनी होगी जिससे फिर से उसका खून लाल हो सके। ओस को हर 3 साल में ऐसा करना होगा। एक दोपहर को रेहान रमेश के कहने पर कुछ चीजें लेने के लिए दिल्ली के मेन बाजार गया था। उसको सामान लेते लेते शाम हो गई थी। रेहान सामान लेकर बाहर निकला और एक बस स्टॉप पर बैठकर बस का इंतजार करने लगा। तभी रेहान की नजर सामने गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत उठकर उस तरफ भागा। वही रास्ते पर एक उसकी उम्र की बच्ची साइड में खड़ी थी और अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट को निकालकर उसके सामने खड़े लड़के को दिखा रही थी। तभी उस लड़के ने उस लड़की को देख हाथ झटका, जिससे वो लड़की जो अपना हाथ आगे करके खड़ी थी उस पर लगा और उसके हाथ में जो ब्रेसलेट था वो उसके हाथ से छूट गया और रास्ते पर गोल गोल घूमकर आगे जाने लगा, जिससे वो बच्ची भी उस ब्रेसलेट के पीछे भागी। और जब उसने वो ब्रेसलेट पकड़ा तब उसने देखा वो रास्ते के बीच में है और उसके सामने से एक ट्रक आ रहा है जो बहुत स्पीड में था। ये देख उस तरफ खड़ा लड़का जोर से चीखा। अक्षता भी वही कुछ दूर खड़े एक महिला और एक आदमी की नजर उस तरफ पड़ी, पर कुछ करने में बहुत देर हो गई थी। वो ट्रक अक्षता से 2 फुट की दूरी पर ही था। ऐसे में किसी को भी कुछ ना सूझे तो ये भी एक इंसान ही थे। तभी वो औरत जोर से चिल्लाए अक्षता। अक्षता नाम की एक बच्ची रास्ते के बीचों बीच खड़ी और ट्रक अब उससे 2 फीट की दूरी पर था। उस महिला ने एक चीख निकाली और अपनी आंखें बंद कर ली। वही उस आदमी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर वो ट्रक बहुत स्पीड में था। वो उस तक पहुंचता उससे पहले ही वो ट्रक अक्षता को कुचल देता। तभी एक धाम के साथ कोई उस ट्रक से टकराया और उस ट्रक के टकराने से दूर जाकर गिरा। उसके नीचे गिरने के बाद उसके आसपास बहुत सारा खून फैलने लगा। वही वो ट्रक भी एक झटके से रुक गया और उसके टायर्स की घिसने की आवाज आई। तभी वो लड़का जो उस लड़की के साथ खड़ा था वो तुरंत अक्षता बोलकर एक तरफ भागा। वही अक्षता जो रोड के साइड में गिरी थी, पर जोर से पत्थर सिर पर लगने से बेहोश हो गई थी। वो औरत और आदमी भी उस लड़की के पास आए। वो औरत उस लड़की को अपने साइन से लगाकर रोने लगी।
तभी वो बोली, प्रीतम जाकर देखो वो कौन था, जल्दी उसका इलाज करवाओ। ये सुन वो आदमी जिसका नाम प्रीतम सूर्यवंशी था वो जल्दी उस तरफ गया और उस बच्चे को देखा जिसने उसकी जान से प्यारी बच्ची को बचाया था। ये कोई और नहीं हमारा रेहान ही था जिसने उस बच्ची को रास्ते पर जाते देखा था, इसलिए वो जल्दी से उस तरफ गया और जब उसने देखा कि ट्रक उस बच्ची को कुचलने वाला है तो वो जल्दी से दौड़ा और उस बच्ची को धक्का देकर साइड में फेंक दिया और खुद ट्रक के आगे आ गया। प्रीतम जी ने झुककर रेहान की हालत देखी, रेहान का पूरा शरीर खून से रंग गया था। प्रीतम जी ने जल्दी से रेहान का हाथ पकड़ा और अपनी अनगिया से उसकी चोटों की जांच की। जब उन्होंने उसकी चोटें देखी तो वो एक पल के लिए हिल गए। रेहान की सांसें बहुत ही कुलस्तर धीमी हो गई थी। ये देखकर प्रीतम जी बहुत डर गए। आखिरकार रेहान की ये हालत उनकी बच्ची की जान बचाने में हुई थी। रेहान की कई हड्डियां टूट गई थी और वो मोड़ से आधे कदम दूर था, पर वो शायद मरना नहीं चाहता था, वरना गिरते ही उसकी मौत हो जानी चाहिए थी। तभी वहां एम्बुलेंस आ गई। प्रीतम जी ने अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा रेहान की बॉडी में भेजा जो उसकी चोटों को दबाने लगी। कुछ देर बाद प्रीतम जी, उनकी पत्नी प्रिया जी और उनके बच्चे, वही अक्षता जो 5 साल की है और अक्षत जो रेहान की ही उम्र का है 7 साल का, वो सभी लोग क्यू के बाहर बैठे थे। रेहान का ऑपरेशन चल रहा था। तभी वही बेटी प्रिया जी बोली, क्या उसके घर वाली को इन्फॉर्म कर दिया आपने? ये सुन प्रीतम जी बोले, उसका कोई परिवार नहीं है, उसकी एक बहन है जो यही पास के एक छोटे से टाउन में रहते हैं। मैंने उसे यहाँ बुला लिया है और उसे लाने के लिए कार भेज दी है। तभी प्रिया जी बोली, क्या उसका कोई नहीं है, क्या वो अनाथ है? प्रीतम जी ने हाँ में सिर हिलाया। तभी प्रीतम जी बोले, जब मैं इस बच्चे ने हम पर आज बहुत बड़ा उपकार किया है प्रिया, उसने यहाँ आते वक्त भी अब तक उसे मर जाना चाहिए था पर वो जिंदा रहा। अपनी बहन के कारण उसे मुझसे बस इतना मांगा कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो हम उसकी बहन का ध्यान रखें। प्रिया जी उनकी बात सुन बहुत दुखी हुई। वही उनकी गोद में बैठी अक्षया बोली, क्या माँ भैया नहीं बचेंगे? ये सुन प्रिया जी ने उसका सर सहलाया और कहा, उसे कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी उनकी बाजू में बता अक्षत रोते हुए बोला, पापा माँ ये मेरी गलती है, मैं अगर अक्षता का ब्रेसलेट नहीं गिराता तो वो लेने ही नहीं जाते और ना ही ये सब होता। अक्षत की ये बात सुन प्रीतम जी उसके बाजू में उसे गोद में लेकर बैठ गए और उसे समझाने लगे कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी एक बच्ची उस कॉरिडोर में आई। वो बच्ची किसी चीनी गुड़िया जैसी थी। वो भागकर उस क्यू के रूम के पास गई और बोली, मेरे भाई अंदर है। उन्हें क्या हुआ है ड्राइवर अंकल? उस बच्ची ने अपने पीछे आते हुए ड्राइवर से पूछा। तभी प्रिया जी वहां आए और उस बच्ची को देखकर सच गई कि यही रेहान की बहन है। उन्हें लगा रेहान की बहन बड़ी होगी पर ये तो उनकी बेटी जितनी ही थी। उनका दिल और बैठ गया क्योंकि इस बच्ची के पहले से माँ बाप नहीं थे, एक भाई था वो भी शायद आज ना रहे। वो उसके आगे गई और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोली, बेटा आपका नाम क्या है? अपने सामने किसी अनजान को देखकर ओस डर गई पर धीरे से बोली, मेरा नाम ओस है आंटी। प्रिया जी उसे डरते देख बोली, ओस बेटा डरो मत, आपके भाई ना बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, वो आपको दिख रही है। फिर प्रिया जी ने अक्षता की तरफ इशारा किया तो उसने उस तरफ देखा। फिर प्रिया जी आगे बोली, आपके भाई ना बहुत बहादुर है, उन्होंने उसकी जान बचाई पर इसमें उनको चोट लग गई इसलिए वो अंदर है। ये सुनो ओस जो अब तक रो रही थी वो सुबकते हुए बोली, सच्ची आंटी भाई ठीक है? प्रिया जी ने हाँ में सिर हिलाया और ओस को अपनी गोद में लेकर वही बेंच पर वापस बैठ गई। तभी वो लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे ही थे कि तभी एक नर्स बाहर आई तो प्रीतम जी तुरंत उनके पास गए और पूछा, नर्स वो बच्चा कैसा है? ये सुन वो नर्स जो हड़बड़ी में कही जा रही थी वो प्रीतम जी के सवाल पर बोली, सर हम अभी आपको कुछ नहीं कह सकते, उस बच्चे की कंडीशन बहुत सीरियस है, उसको बहुत छोटे आए हैं, वो ठीक हो भी गया फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि वो उठेगा, शायद वो कोमा में जा सकता है। ये सुन प्रिया जी और प्रीतम जी ज्यादा शॉक नहीं हुए पर उन्हें बहुत बुरा लगा। फिर वो नर्स वहां से चली गई। तभी प्रीतम जी के हाथ में एक ब्लैक कलर का डिजिटल ब्रेसलेट था, उसमें अचानक ब्लू लाइट से चमकने लगा। तो प्रीतम जी ने एक बार प्रिया जी को देखा जो उन्हें ही देख रही थी। उन्होंने एक बार अपनी पलकें झपकाई तो प्रीतम जी वहां से चले गए और एक खालो बोर्ड देखकर उसमें चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट, सॉरी अब से ब्रेसलेट की जगह कदा बोलूंगा, लड़कों के हाथ में वही होता है, वो तो लड़कियों के हाथ में ब्रेसलेट होता है। प्रीतम जी ने अपने हाथ में पहने कड़े को एक बार टेप किया जिससे अचानक के ब्लू रोशनी निकली और उसने सामने एक होलोग्राम खुल गया। प्रीतम जी के सामने एक बूढ़े आदमी का होलोग्राम नजर आने लगा। उसे देख प्रीतम जी ने अपना कहा, पापा आप ये बुढ़ा आदमी है? प्रीतम जी के पिताजी और दुनिया की 6 सबसे ताकतवर परिवार के हेड करणवीर सूर्यवंशी
करणवीर जी बोले तुम्हें कब का आ जाना चाहिए था, पर तुम कहाँ रह गए, अभी तक हवेली क्यों नहीं पहुंचे। ये सुन प्रीतम जी ने उन्हें रास्ते में जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। वो सब सुनकर करणवीर जी बोले थी है वो बच्चा एक बार थी हो जाए तो उसे हवेली ले आओ। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं उसे कोमा से जगा दूंगा, वरना मैं परिवार के पुराने बुजुर्गों से कहूंगा। ये सुन प्रीतम जी खुश हो गए और वापिस उसी कॉरिडोर में चले गए। वही सूर्यवंशी हवेली में करणवीर जी अपने स्टडी रूम में बैठे थी, तभी उन्होंने कहा विक्रांत। तभी रख काले कपड़े पहना एक व्यक्ति उनके सामने आया। हॉस्पिटल में जिस बच्चे को प्रीतम ने एडमिट कराया है उसकी फोटो और उसकी डिटेल निकालो। सुन विक्रांत तुरंत वहां से चला गया। कुछ ही मिनट में विकारानंद वहां आया और कहा है ये है उस लड़के की फोटो है। ये सुन करणवीर जी ने वो फोटो ली और देखने लगे। वही विक्रांत आगे बोला और हेड उसकी बाकी डिटेल निकलने में टाइम लगेगा क्योंकि उसकी 8 महीने की ही डिटेल मिली है, उसके पहले वो कहा था पता नहीं चला। तभी विक्रांत जाने ही वाला था कि तभी करणवीर जी ने उसे रोक लिया और बोले इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब रहने दो और हो सके तो बेस्ट डॉक्टर की टीम हॉस्पिटल भेजो, उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुन विक्रांत हैरान हुआ क्योंकि करणवीर जी थोड़े सख्त थे। वो कभी किसी और से मतलब नहीं रखते थे, वो सिर्फ अपने पोतों पोतियों से ही नर्म आवाज में बात करते थे और अपने परिवार के सिवाय वो किसी और के बारे में कभी नहीं सोचते थे। वही विक्रांत ने कोई सवाल नहीं किया और वहां से चला गया। वही उसके जाने के बाद करणवीर जी ने रेहान की फोटो फिर से उठाए और कहा मुझे नहीं पता क्यों उनकी आंखों में एक नरमी उतर आई थी, तुम बिल्कुल उनके जैसे हो, पर तुम्हारे यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा असल में तुम हो कौन। वही हॉस्पिटल में कुछ ही देर में करणवीर जी के कहने पर दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स को हाइपरकार से वहां लाया गया और रेहान का इलाज शुरू हुआ। वही प्रीतम जी और प्रिया जी भी हैरान थे करणवीर जी के इस बिहेवियर पर। रेहान का ऑपरेशन पूरे 8 घंटे चला। वही ओज जो कब से बाहर बैठी थी वो कुछ ना ही खा रही थी और ना ही पानी पी रही थी। प्रिया जी ने किसी तरह उसे खाना खिलाया और उसे पास ही के एक वार्ड में ले जाकर सुला दिया। उन्होंने अक्षत और अक्षता को घर भेज दिया था। वो दोनों जाना तो नहीं चाहते थे पर उन्हें मजबूरन जाना पड़ा। वही जब डॉक्टर बाहर आए तब प्रिया जी ने डॉक्टर से रेहान की हालत के बारे में पूछा। देखिए मिस्टर एंड मिसेस सूर्यवंशी, वो रेहान अब ठीक है, अब वो खतरे से बाहर है। पर कहकर डॉक्टर चुप हो गया। तो प्रीतम जी बोले पर क्या? डॉक्टर बोला मिस्टर सूर्यवंशी, रेहान अब खतरे से तो बाहर है पर वो अभी कोमा में है, अब वो कब जागेगा हमें नहीं पता। ये सुन प्रीतम जी और प्रिया जी शॉक हुए पर फिर भी उन्होंने खुद को शांत रखा। उन्होंने इस पॉसिबिलिटी के बारे में पहले ही सोच लिया था। कुछ देर बाद रेहान को एक विप वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उस रेहान के पास बैठी थी। वही प्रीतम जी और प्रिया जी दरवाजे के कांच से उन्हें देख रहे थे। तभी प्रिया जी बोली मैंने फैसला कर लिया है, ओज और रेहान अब से हमारे साथ रहेंगे। ये सुन प्रीतम जी बोले प्रिया ज्यादा चिंता मत करो, पापा ने खुद रेहान को वहां लाने को बोला है, वो और रोज हमरे साथ ही रहेगी। ये सुन प्रिया जी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तभी प्रीतम जी बोले वैसे ये मेरी गलती है, मैं एक सेलेस्टियल हूँ, अगर मैं उस टाइम पर शांति से और जल्दी काम करता तो मैं उस कार को आराम से रोक सकता था, पर ये सारी मेरी गलती है। ये सुन प्रिया जी बोली इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अगर कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को खतरे में देखेंगे तो वो जल्दी कोई भी फैसला नहीं ले पाएंगे। मैं भी तो वही थी, पर मैं भी जल्दी से कोई फैसला नहीं ले पाई। वही रेहान के पास उस बैठी थी। भैया आपको पता है आपने तो मुझे डरा ही दिया था, आपको पता है मुझे लगा आप भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। ओज रेहान से बातें कर रही थी तभी उसको कुछ याद आए और उसने वो लॉकेट निकला जिसे उसकी माँ ने उसके रेहान भाई को दिया था। वो उसने निकाला और रेहान को पहना दिया। वो लॉकेट जब रेहान का एक्सीडेंट हुआ था तब उसके गले में था और उस पर भी खून लग गया था, पर अभी वो एकदम नया जैसा लग रहा था, उस पर खून का एक भी धब्बा दाग नहीं था। वही उसके रेहान के गले वो लॉकेट बांधते ही वार्ड का दरवाजा खुला और प्रिया जी उसको वहां से ले गई, पर किसी का भी ध्यान उस लॉकेट पर नहीं गया जो रेहान के गले में जाते ही वापस पूरा लाल हो गया था। वो थोड़ा वाइब्रेट हो रहा था। तभी उस लॉकेट से एक ब्लू लाइट निकली जो रेहान के सर में चली गई। कुछ देर बाद रेहान ने खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया। ये देख रेहान बोला क्या मैं मर गया हूँ, ये क्या है, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है, नहीं मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। तभी रेहान को अचानक के आवाज सुनाई दी। ये आवाज एक बूढ़े आदमी की थी, पर इस आवाज में एक अलग ही दबाव था जो किसी की भी आत्मा को झंझोर कर रख दे। वो बुरी आवाज आई, तुम इस जगह पर आए हो तो इसका मतलब है तुम्हारा खून इस प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए ठीक है। ये सुन रेहान ने पूछा आप कौन है और ये कौन सी जगह है। मैं कहा हूँ। तभी वो आवाज आई, ये तुम्हारे पास लॉकेट है, उसके अंदर की एक दुनिया है, अगर तुम्हें मेरी ब्लड रिवॉल्यूशन सूत्रा चाहिए तो तुम्हें मेरी चुनौती पार करनी होगी, वरना तुम्हें मरना होगा। रेहान ये सुनकर हैरान था कि उसके लॉकेट में इतनी बड़ी दुनिया है। वो बोला कैसी चुनौती।
तो व्यवसाय में तुम्हारे शंशाकी और दिमाग का प्रशिक्षण होगा। अब तैयार हो जाओ, अगर तुम अपने लोगों से वापस मिलना चाहते हो तो इसे पार करो, वरना कभी भी तुम अपने लोगों को नहीं देख पाओगे। ये सुन रेहान हैरान हो गया। तुम्हें बस 100 बार ये टेस्ट देने को मिलेगा, तुम्हें कम से कम 1 घंटे तक बने रहना है। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम इस चुनौती में पास कहलाओगे और मेरे सबसे ताकतवर तकनीक के लायक भी। उसे ये समझ आ गया वो अभी भी जिंदा है और उसे अगर ये परीक्षा पार करता है तो कुछ अच्छा मिल सकता और शायद उसे कुछ अच्छी चीज भी मिल सकती है जिससे उसकी शक्ति बढ़ सके। ये सब सोचकर उसके अंदर एक जोश जाग गया। तभी वो आवाज फिर से आए, अब 2 मिनट में ये चुनौती शुरू होगी। ये सुन रेहान हैरान हो गया। वो कुछ पता उससे पहले वो आजा आए। अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पहले इस चुनौती को पार करो, फिर ही तुम मुझसे बात कर सकते हो। इतना बोल वो आवाज गायब हो गई। अरे ये तो बता जाते ये चुनौती कैसी है। तभी 2 मिनट बीत गए और रेहान के आसपास जो कला अंधेरा था वो और घना होता गया और पूरी जगह अस्थायी तरीके से हिलने लगी और आसपास का बच्चे भी उनसे तबले होने लगा। ये देख रेहान पहले हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है। तभी रेहान को एक दर्द की लहर उसकी पूरी आत्मा में दौड़ गई। रेहान ने जल्दी से पाने दाएं हाथ पर देखा तो उसके हाथ का मौस कट गया था और अब उसकी हड्डियां दिख रही थी। रेहान के पूरे शरीर में एक दर्द की लहर दौड़ गई। वो बेतशाह चिल्लाने लगा। तभी उसके एक पर का मौस भी उसके शरीर से कटकर अलग हो गया। भले ही ये रेहान की चेतना थी पर दर्द वही था वो असल में होता है। रेहान को उस काले अंधेरी जगह पर कुछ नहीं दिख रहा था पर उसे लगातार दर्द महसूस हो रहा था, जैसे कोई चाकू लेकर उसे काट रहा हो। रेहान का पूरा शरीर खून से ढक गया था, उसके शरीर का एक भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां चोट ना लगी हो। रेहान को ये दर्द सहते हुए अभी 15 सेकंड हुए थे कि उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। वो बेहोश हो गया और उसकी चेतना वापस उसके बेजान शरीर में चली गई। रेहान सुन और सब महसूस कर सकता था पर वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था और ना ही अपनी आंखें खोल पा रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो दर्द क्या था, वो सब क्या वो सपना था। नहीं नहीं वो सपना नहीं था। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई। ये तो ओज है, पर उसके साथ कौन है। वही रेहान हॉस्पिटल बेड पर लेटा था, उसके आसपास अभी ओज, प्रीतम जी, प्रिया जी, अक्षत और अक्षिता खड़े थे। वो सब रेहान के बारे में ही बात कर रहे थे। वो सब 1 से 2 घंटे के लिए वही बैठे रह फिर वो सब वहां से चले गए। रेहान उन सब की बात सुन पा रहा था। उसे उसको दुखी देख बहुत बुरा लगता है। वो एक फैसल लेता है, फिर वो उस लॉकेट के बारे में फिर से सोचता है। तभी उसकी चेतना वापस उस लॉकेट में आ जाती है। ये देख रेहान समझ गया वो अपनी सोच से यहाँ आ जा सकता है। तभी वो आवाज फिर से रेहान को सुने दी। तुमने एक बार टेस्ट दिया है, सर्वाइवल का टाइम 15 सेकंड, अब दूसरी बार टेस्ट देने चाहते हो या नहीं। तभी रेहान ने कहा शुरू कीजिए। रेहान ने अजब इन सब के बारे में सोचा, तब उसे ऐसा हुआ आगे शायद वो ये टेस्ट पास करके कुछ तो अच्छा हासिल कर सकता है। वैसे भी उसकी ऐसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। यही सब सोचकर उसने इस टेक्स्ट को देने के बारे में सोचा था। तभी रेहान के हाँ कहता ही कुछ देर में टेस्ट शुरू हो गया। रेहान ने इस बार खुद के माइंड को पूरी तरह रेडी रखा था पर रेहान फिर भी इस दर्द को ज्यादा से ज्यादा 21 सेकंड तक झेल पाया। उसके बाद वो फिर से बेहोश हो गया। फिर वो जब जगा तब 3 घंटे बीत चुके थे। रेहान ने फिर से बार और टैक्स दिया पर इस बार रेहान ने खुद को 25 सेकंड तक टिका के रखा, फिर वो वापस बेहोश हो गया। रेहान और जतिन के जाने के बाद करणवीर जी उस दरवाजे के अंदर चले गए। अंदर का कमरा बहुत बड़ा था। वो पूरा कमरा थोड़ा मामूली था। एक तरफ बेड और एक सोफे, सब मामूली जैसा ही था। बस एक तरफ एक रेक था जिसमें बहुत सारे हथियार रखे थे पर ये हथियार कोई मामूली हथियार नहीं थे। ये सभी ब्लैक ओब मेटल से बने थे जिनका इस्तेमाल दूसरी दुनिया के एलियन से लड़ने के लिए होता है। इस मेटल को कोई मामूली आदमी नहीं खरीद सकता क्योंकि इस मेटल का बना एक मामूली खंजर भी करोड़ों का होगा। करणवीर जी आगे बढ़े। सामने एक बहुत खूबसूरत पत्थर की मेज थी, उस पर एक बुढ़ा आदमी बता था। जब करणवीर जी ने उसे देखा तो वो उनके सामने झुक गए। पापा, ये सुन वो बुढ़ा व्यक्ति बोला, ये सब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आकर बैठो। उन्होंने अपने सामने इशारा किया तो करणवीर जी भी वहां जाकर बैठ गए। उनके बैठने के बाद वो बुढ़ा आदमी जिसका नाम अधिराज सूर्यवंशी था, इनकी उम्र 140 साल है पर फिर भी ये अभी भी 50-60 साल के ही लगते हैं। आंखों में एक तेज एकदम बाज की तरह, चेहरा एकदम जैद जैसा। बोले, बताओ करणवीर, क्या पता चला उस बच्चे के बारे में। फिर करणवीर जी ने रेहान के बारे में जो कुछ उन्हें पता था वो सब अधिराज जी को बता दिया, जिससे सुन वो थोड़े गंभीर हो गए। करणवीर जी की बात खत्म हुए के बाद अधिराज जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद सोचने के बाद उन्होंने अपनी आंखें और कहा, रेहान को यहाँ ले आओ, मैं उसके जांच करता हूँ। शायद मेरे माइंड एलिमेंट उसकी आत्मा को ताकतवर बना पाए और जिससे उसे कोमा से बाहर आने में मदद मिले। मैं पूरी तरह तो नहीं कह सकता कि मैं उसकी मदद कर पाऊंगा पर मुझसे जो हो पाएगा वो मैं करूंगा।
कुछ देर बाद रेहान को अधिराज जी के कमरे में लाया गया। वो एक हरे रंग के जेड से दिखने वाले बिस्तर पर लेटा था। अधिराज जी ने रेहान के शरीर के पास गए और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर वो गंभीर भाव के साथ करणवीर जी को देखा और कहा, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा मेहनत लगेगी। मुझे इसकी आत्मा बहुत कमजोर महसूस हो रही है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक मैं महसूस कर सकता हूँ ये पहले से लेवल 2 का योद्धा था। भले ही ट्रक इससे जोर से टकराया था, फिर भी इसकी आत्मा को इतना नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए था। ये जो भी हो रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मैं एक बार इसकी आत्मा को ताकतवर बनाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद अधिराज जी ने फिर से रेहान का हाथ पकड़ लिया। इस बार उनके आसपास एक ठंडी हवा बहती हुई महसूस की जा सकती है। उनके हाथ में सफेद रंग की रोशनी जलने लगी जो उनके हाथ से होते हुए रेहान के अंदर जा रही थी। वही रेहान की आत्मा जो उस लॉकेट के अंदर थी, उसे सभी बातें सुनाई दे रही थी। तभी उसे बहुत कुछ इमोशन महसूस हो रहे थे, पर वो ये जानना चाहता था कि ये लोग उसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। तभी रेहान जो ये सभी सोच रहा था, उसे अचानक अपनी आत्मा में कुछ गर्म सी एनर्जी एंटर करती हुई महसूस हुई। उसे अचानक अपनी आत्मा में दर्द शुरू हुआ, पर रेहान इससे डरा या घबराया नहीं, उल्टा उसके आंखों में एक रोशनी आ गई। जो भी ये किसी भी मकसद से मेरी मदद कर रहे हो, पर इसमें मेरा फायदा है। जगह तक मुझे पता है माइंड एलिमेंट में आत्मा को कंट्रोल करने की पावर होती है, इसलिए इससे मैं अपनी आत्मा को और ताकतवर बना सकता हूँ। पर फिर भी ये दर्द मेरे लिए बहुत ज्यादा है। जरूर ये कोई ताकतवर डेमी गोद होगे। रेहान को सभी एलिमेंट्स और उनकी जानकारी थी। उसे बहुत सारी चीजों के बारे में पता था जिससे इंसान एलिमेंट का इस्तेमाल कर खुद को और बेहतर बना सकता है। इतना सोच रेहान ने ज्यादा सोचना बंद किया और वहीं पर मुड़कर बैठ गया। और जो एनर्जी अधिराज जी रेहान के अंदर भेज रहे थे उसे सोखने लगा, जिससे उसे अपनी आत्मा में कई सुइयां चुभाने जितना दर्द हो रहा था, जैसे कोई सुई से उसकी आत्मा में वार कर रहा हो। पर फिर भी रेहान ने वो दर्द सहा करने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये उस दर्द से कम ही था जो उसकी आत्मा को हजारों टुकड़ों में काट देता था। वही अधिराज जी जो रेहान को एनर्जी दे रहे थे, उनकी आंखें बंद थी, पर अचानक उनकी आंखें खुल गई। उनकी आंखें ऊपर हो गई थी, फिर उन्होंने वापस आंखें बंद कर ली और अपनी एनर्जी को फिर से रेहान के अंदर भेजने लगे। पर कुछ देर बाद वो फिर से हैरान हो गए और उन्होंने एनर्जी भी भेजना बंद कर दिया और गंभीरता से रेहान को देखने लगे। वही करणवीर जी जो कब से अधीर जी को रेहान को एनर्जी देते हुए देख रहे थे, वो अधीर जी को रुका देख पूछा, पापा क्या हुआ, आपने एनर्जी देना क्यों बंद कर दिया? ये सुन अधीर जी कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने करणवीर जी की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ आओ और इसे एनर्जी। जो ये सुन करणवीर जी को कुछ समझ नहीं आया, पर उन्हें पता था अधीर जी ऐसे ही कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए वह आगे आए और रेहान का हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर अपनी एनर्जी भेजने लगे। पर कुछ देर बाद वो भी हैरान हो गए और अपना हाथ वापस ले लिया। वो अधिराज जी को देखने लगे, जिसे देख अधिराज जी बोले, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहते हो, मुझे भी वही लग रहा है जो तुम्हें लग रहा है, और शायद वो सब इस चीज की वजह से हो रहा है। अधिराज जी ने रेहान के गले में लटके लॉकेट की तरफ इशारा किया। तभी करणवीर जी बोले, तो आपको क्या लगता है ये क्या है? मुझे इसके अंदर से कोई एनर्जी आती हुई नहीं दिख रही है, और किसी भी दूसरे ग्रह से यहाँ कोई भी खजाना नहीं लाया जा सकता, और कोई डेमी गॉड अपना कोई भी रेलिक किसी को नहीं दे सकता, और दे भी दे तो वो आसपास होना चाहिए। फिर भी इसके अंदर से एनर्जी बाहर नहीं आ रही है, फिर भी ये चीज हमारी एनर्जी को खींच रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये है क्या? ये सुन करणवीर जी बोले, क्या हमें इसे अलग करना चाहिए रेहान से? ये सुन अधीर जी ने अपना हाथ रेहान की छाती पर रखा और फिर से एनर्जी रेहान के अंदर जाने लगी, पर कुछ देर बाद उन्होंने वो हाथ वापस ले लिया और करणवीर जी की तरफ थोड़े असमंजस में देखते हुए कहा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पता क्यों नहीं, पर मुझे रेहान की आत्मा के साथ इस चीज का कोई जुड़ाव लग रहा है, पर मैं अपनी शक्ति से भी ये पट नहीं कर पा रहा हूँ। इसका बस एक मतलब हो सकता है ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। ये सुन करणवीर जी हैरान हो गए। अधिराज जी आगे बोले, और अगर हमने ऐसे ही इस लॉकेट को रेहान से अलग कर दिया तो मुझे भी नहीं पता क्या होगा। तो हमें क्या करना चाहिए पापा? हम बस रेहान को रोज एनर्जी देने का काम कर सकते हैं, और हाँ ये बात यही सिल कर दी, ये बात और किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ पापा। करणवीर जी भी समझता थे किसी डैमी गॉड की एनर्जी को रोकने की ताकत रखने वाली चीज मामूली नहीं होगी। तभी करणवीर जी को कुछ याद आया और वो बोले, पापा मुझे अभी याद आया, दरअसल रेहान जहाँ रहता था उसके पीछे एक पहाड़ है जहाँ कुछ महीने पहले एक बहुत ताकतवर एनर्जी ब्लास्ट हुआ था, और ये कोई मामूली एनर्जी नहीं थी, क्योंकि जब ये धमाका हुआ तब उस एनर्जी में से बहुत ताकतवर अधरूनी ताकत छोड़ी थी, और वो इतनी ताकतवर अधरूनी लहर थी कि उसने शायद पूरी आधी पृथ्वी को कवर किया होगा।
ये सुन अधिराज जी सोच में घूम हो गए, पर उन्हें कुछ भी ऐसा याद नहीं आया। वो बोले, क्या ये कोई ब्लेज से जुड़ी चीज हो सकती है? ये सुनकर रणवीर जी ने कहा, नहीं पापा, मुझे नहीं लगता इसके पीछे ब्लेज का हाथ है, क्योंकि जिस दिन ये सब हुआ तब हमने पूरी जांच की थी, स्पेस में कोई भी अजीब हरकत नहीं हुई थी। अधिराज ने कुछ देर सोचा, ठीक है तुम जाओ, अब हम कल रेहान को एनर्जी देंगे और इसके बारे में किसी से बात मत करना और राजवंश परिवार पर नजर रखने की कोशिश मत करना, वरना उस बूढ़े को पता लग जाएगा। ये सुनकर रणवीर जी ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ रेहान को अधीर जी की एनर्जी अपने अंदर सोख रहा था। वो उस एनर्जी से अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग बना रहा था, पर असलियत में ऐसा कोई दूसरा इंसान नहीं कर पाता, क्योंकि किसी और की एलिमेंट एनर्जी का यूज अपने लिए करने के मतलब है खुद को मरना होगा। पर रेहान के लिए ये बात अलग थी, क्योंकि ये लोग के अधिराज जी और करणवीर जी की एनर्जी को सोख कर उसे शुद्ध कर रहा था, जिससे रेहान को उसे एनर्जी को सोखने में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। जब उसने वो एनर्जी सोख ली तो उसे अपनी आत्मा में एक बदलाव महसूस हुआ, क्योंकि अब उसकी आत्मा उसको पहले से थोड़ा ज्यादा ताकतवर महसूस हो रही थी। इसी के साथ उसको अपनी सोच भी क्लियर होती हुई महसूस हो रही थी। रेहान जितना ज्यादा वो दर्द सहन कर रहा था और वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर रहा था, उसकी आत्मा भी उतनी ही ताकतवर होती जा रही थी। रेहान को अपनी मुरी आत्मा में असहनीय दर्द महसूस हो रहा था, पर वो अपने जबड़े का ये दर्द सहन कर रहा था। जब अधिराज जी ने एनर्जी देना बंद किया तब जाकर रेहान गहरी नींद में चला गया। अगले दिन सुबह रेहान की चेतना जगी, तब उसे करणवीर जी और अधीर जी की बातें सुने दी, जिसे सुन रेहान को पता चला वो फिर से अपनी एनर्जी उसके अंदर डालने वाले हैं। रेहान एक बार फिर से तैयार हो गया एनर्जी ऑब्जर्व करने के लिए। थोड़ी देर बाद रेहान की आत्मा फिर से वैसे ही तड़प रही थी। ऐसा ही कुछ और दिन चला। आज 7 दिन हो गए थे, पर आज जब रेहान ने वो दर्द सहा तब उसे वो पहले दिन से 20% कम लगा, क्योंकि इतने दिन वो एनर्जी का दबाव झेलने से रेहान की मेंटल स्ट्रेंथ और उसकी सहन शक्ति में इजाफा हुआ था। पर वो ये भी जानता था इससे उसका अब कुछ नहीं होगा, उसे और दबाव चाहिए। पर वो ये भी जानता था अधिराज जी ने अभी तक अपनी ताकत का बस 1% का इस्तेमाल किया है। अगर वो अपनी आधी की भी आधी ताकत भी लगाते तो उसका पूरा शरीर चिथड़ों में बदल जाता। उस दिन रेहान एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद बेहोश नहीं हुआ था। उसके बाद उसे वो लॉकेट वाला टेस्ट दिया, जिसमें रेहान अपनी सफलता देख हैरान था। रेहान इस बार पूरे 1 मिनट और 34 सेकंड्स के लिए टिक गया था। ऐसे ही करते करते 2 महीने गुजर गए। इन 2 महीनों में अधिराज जी भी अपनी पावर रोज थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहे थे और रेहान ने भी इन 2 महीनों में 10 बार वो ट्रायल दिया। अब रेहान 5 मिनट टिकने में कामयाब हुआ था। इस दौरान रेहान की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इम्प्रूव हुई थी। 6 महीने बाद आज पूरे 6 महीने बीत गए हैं और जिस दिन रेहान यहाँ आया है तब से लेकर आज तक अधिराज जी ने रोज रेहान को अपनी एनर्जी दी है और इन 6 महीनों में रेहान ने भी बहुत सफलताएं हासिल की है। इन 6 महीनों में रेहान ने कई बार वो टेस्ट दिया, वो कई बार हारा, उसे असहनीय दर्द सहना पड़ा, पर रेहान ने हार नहीं मारी। अब रेहान के पास सिर्फ 2 चांस बचे हैं। आखिरकार में 51 मिनट तक टिकने में कामयाब हुआ। बस अब 2 चांस बचे हैं, मुझे किसी भी तरह ये टेस्ट पास करना ही होगा। ये सोचकर रेहान फिर से ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। वो पर अब उसे अधिराज धरा दी जा रही एनर्जी अब उसको कोई फायदा नहीं दे रही थी। अब उसे ये टेस्ट अपने दम पर ही पास करना था। रेहान ने 2 दिन तक अपने दिमाग को शांत किया और फिर वो एक बार और ट्रायल में चला गया। रेहान पर वही दबाव आ गया जिसमें रेहान की आत्मा का हर एक टुकड़ा हो रहा था और वापस आ रहा था। ये दर्द असहनीय था, फिर भी रेहान ने किसी भी तरह खुद को संभाला और आखिरकार 55 मिनट तक टिक गया। उसके बाद रेहान बेहोश हो गया। फिर रेहान फिर से अगले दिन जगा। रेहान ने उस पूरा दिन ध्यान किया। अगले दिन रेहान ने आंखें खोली। उसकी आंखें एकदम समुंदर जैसी गहरी थी। उसकी आंखों में एक चमक देखी जा सकती है। आज मेरे पास बस एक मौका है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये सहन करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रेहान की आंखों में एक एक मजबूत इरादा देखा जा सकता है। मैं अब 6 महीनों से सोया हूँ, अब और नहीं, मैंने इन 6 महीनों में उसको भी नहीं देखा है। फिर रेहान ने अपनी आंखें एक बार बंद की और एक लंबी सांस ली। फिर वो आंखें खोल आगे बढ़ गया और फिर वो उस टेस्ट देने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर बाद रेहान ने टेस्ट शुरू किया हुआ और रेहान को फिर इससे वही दर्द का एहसास होने लगा। फिर भी वो पीछे नहीं हटा। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। अब रेहान को बहुत पसीना आने लगा था। उसकी ब्लू आंखें पूरी लाल हो गई थी। रेहान ने अपने दांत बिछे और उस दर्द को सहन करने की और खुद को होश में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे ही 50 मिनट बीत गए। अब रेहान की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। 52 मिनट, 54 मिनट,
55 मिनट। अब रेहान की ये सहनशीलता थी, उसकी आंखें अब आधे से ज्यादा बंद हो गई थी, उसका पूरे चेहरे के साथ उसका शरीर भी लाला हो गया था। ये सिर्फ एक आत्मा थी, अगर ये उस असली शरीर होता तो रेहान अब तक कई बार खून की उल्टियां कर चुका होता। अब 56 मिनट हो गई रेहान के लिए, पहले से 55 मिनट उसकी सीमा थी। अब उसके लिए एक सेकंड भी दर्द झेलना बहुत मुश्किल था, पर रेहान ने हाँ नहीं मानी, वो खुद की आत्मा को सोने से रोक रहा था। 58 मिनट। अब रेहान के लिए ये सब बहुत मुश्किल होता जा रहा था। रेहान की आंखें बंद होने लगी, तभी उसे अपने ख्यालों में उसका और अपनी दादी का ख्याल आया। मैं हार नहीं सकता, मुझे खुद को जगाना होगा, ये मेरा आखिरी मौका है। मैंने दादी से वादा किया है, मैं वापस आऊंगा, मैं जरूर दादी के पास वापस जाऊंगा। ये सब सोचकर रेहान के अंदर कहां से जान आ गई। रेहान ने किसी तरफ खुद को जगा के रखा, मैं हार नहीं मान सकता। पूर्ण विराम। रेहान ने अपने दांत पिसे और दर्द सहन करने लगा, उसके दांत भी टूट गए हो ऐसा लग रहा था, उसने इतनी जोर से दांत पिसे थे। 10 सेकंड। 9.8.7.6.5 8 4.3.2.1 धम। रेहान अपनी जगह पर ही गिर गया।